हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम लोग एक बेहतरीन लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये आपको पेपर में क्या ना कि हर साल हर सेट में ये पेपर में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आता रहता है। ओके, तो बीबीटी को पढ़ने से क्या ना कि आपका 2 नंबर मैक्सिमम क्या ना 3 मार्क्स से सिक्योर हो गया, या 3 मार्क्स आपको टॉपिक दे के जाएगा। देखो इसको कैसे आप टॉपिक को सीखोगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब यह है कि आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी एक बीबीटी करके आता है। तो मैं आपको क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि क्लास 11 के बीबीटी से इसका कोई ताल्लुकात नहीं बच्चे। क्लास 11 के टॉपिक से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो कुछ बच्चे 11 से 12 पढ़ के आते होंगे ये सोचते होंगे कि बीबीटी कुछ ऐसा है समझो, लेकिन क्लास 11 के बीबीटी से क्लास 12 के बीबीटी से इसका कोई लेन देन नहीं है। ओके, तो हम इसमें क्या ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बिहेवियर डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास वर्नर जो है कि वर्नर का ड्रॉबैक कुछ ऐसे था जो मेरे पुराने लेक्चर में, जिसमें कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, वर्नर का ड्रॉबैक ये था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर या उसका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हो गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बच्चे। तो आप ये भी चीजें मेंशन कर सकते हैं कि वर्नर इट कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, यानी स्ट्रक्चरल में समझो कि वो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गया सभी को। इसके अलावा देखो इसमें क्या ना कि इट कुड नॉट आल्सो एक्सप्लेन कलर प्रॉपर्टीज, यानी कि वर्नर की थ्योरी से कलर कॉम्प्लेक्स भी एक्सप्लेन नहीं किए जा चुके इसमें। तो देखो इसको बीबीटी को पढ़ने के लिए क्या ना मेरे पास कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं। इन फ्यू पॉइंट्स को जानने से आप क्या ना क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो पहले देखो पॉइंट्स को एक एक करके मेंशन कर लेते हैं। तो देखो इसमें स्पेशली क्या ना इफ n-1 d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। अभी क्या ना ये सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से। ओके, तो इसमें अगर n-1 d ऑर्बिटल्स यूज करेगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपने बोला जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी का बच्चे दूसरा नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सब के सब जितने मैं पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं क्या ना पेपर में आपको डिस्कस करने को आता है। डिस्कस द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डन। अब जरा देखो इसी का ठीक उल्टा होता है। इफ nd ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, इफ n-1 और ये nd ऑर्बिटल्स अभी हम लोग क्या ना डिस्कस करेंगे, वेट आप करिए बच्चे। तो nd ऑर्बिटल्स अगर यूज करेगा तो ऐसे वाले को बच्चे क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। और इस वाले का नाम दिया जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी जो आउटर वाले होंगे इस वाले को क्या बोला जाएगा, हाई स्पिन। देखो याद करने का तरीका, आउटर है तो हाई, अंदर है तो लो स्पिन। डन। अब देखो इसमें लिगेंड्स के भी फर्दर क्या ना 2 क्लासिफिकेशन किया गया है। एक एसएफएल, एसएफएल बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो उसको क्या ना पेयर अप कर देगा। तो अब पेयर अप कौन कौन से लिगेंड्स करेंगे, बस तुम्हें लिगेंड्स को याद रखना है। ऐसे हमारे सिलेबस में 3 बड़े फेमस हैं, सीओसीएन अमोनिया, ऐसे याद कर सकते हो, सीओसीएन अमोनिया, सीओसीएन अमोनिया, ये 3 एसएफएल है समझो। बेटा अगला क्या ना डब्ल्यूएफएल, डू नॉट पेयर अप। इसमें क्या लिखोगे, डू नॉट पेयर अप, ये स्पिन को पेयर अप नहीं कराएगा। एग्जांपल देखो पानी OH और जितने भी हैलोजेंस है समझो, पानी OH और हैलोजेंस वाले ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करते हैं समझो। एक इसमें और पॉइंट्स है, अगर इलेक्ट्रॉन समझो अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, अगर पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक शो करेगा। डन हो गया तक। इसके अलावा देखो क्या ना मैं कुछ यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बच्चे कुछ ऐसे देखो, जो मेन है समझो आपको सिलेबस में उतना याद रखो। sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, बाकी ढेर सारे भी होते हैं लेकिन जो हमारे सिलेबस में ज़्यादा यूजफुल है उसी को याद करना है, टेट्राहेड्रल। ठीक, अगर DsP2 हो जाए, मतलब इस चैप्टर में जितना आएगा हमें उसी को फॉलो करना है। DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि यही 4 आपको क्या ना एग्जाम में ज़्यादातर दिखेगा। ओके, अगला हमारे पास बच्चे sp3d2 है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास बच्चे D2sp3 आ गया तो इसमें भी शर्त यही है कि ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। तो ऊपर वाले जो देखो 2 है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है,
और नीचे वाले दो बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है। तो बीबीटी में देखो इतने मेन पॉइंट्स हैं, इन मेन पॉइंट से क्या ना कि आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा, इन मेन पॉइंट से आपका क्वेश्चन बच्चे डील हो जाएगा। तो मैंने उतना ही पॉइंट्स मेंशन किया है जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट्स है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, वो सब फालतू पॉइंट्स हैं, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझिए। तो मैंने आपको इस पॉइंट्स पे जितने पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे पॉइंट्स से आपको क्वेश्चन बनते हैं, समझो। इसके अलावा एक पॉइंट्स और बच्चे इसमें ऐड कर लो, अगर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला हमारे सिलेबस में दिया गया है, अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन बच्चे क्या है ना, इसका यूनिट है। n क्या शो करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। किसको शो करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा। तो इन पॉइंट्स को एक बार फिर से आप अच्छे से सम अप कर लो, क्योंकि अब मैं इस पे क्या डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही क्या ना ये सारे पॉइंट्स को और अच्छे से आप फील कर पाओगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे अच्छे से। तो बच्चों इसमें देखो क्या ना कि हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पेपर में आपको ऐसे एग्जांपल दिए जाते हैं, FeCN 6 है और इस पे क्या ना 4 - चार्ज दिया गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, डन। तो आपको इस पे क्या डिस्कस करना है, इसका यानी ज्योमेट्री डिस्कस करना है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है तो कितना इसकी वैल्यू है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें इसकी बायोग्राफी हमें डिस्कस करना है। तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, तो एक मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखो तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पहले मेटल का निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चे क्या निकालो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो Fe का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा तो लेट द ऑक्सीडेशन भी x माना जाएगा। साइनाइड पे क्या है, -1 चार्ज होता है, तो ऐसे मार्केट में कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, तो -6, उधर कितना है -4। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 2+ आएगा, ठीक है ना, ये आ गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि Fe पर कितना आ गया, 2+ आ गया, सही है ना। अब देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जब 20 से लेकर के 30 तक का 20 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको क्लास 11th में नहीं जाना है, यही से मैं डायरेक्ट 12th का ही पिक कर लेता हूं। देखो एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा देता हूं। देखो जैसे 20 से लेकर के जो एलिमेंट्स होते हैं, स्कैडियम होता है बच्चे, फिर क्या है ना टाइटेनियम होता है, फिर बच्चे वैनेडियम होता है, फिर इसके बाद से क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, देन कोबाल्ट, निकल है, कॉपर है, जिंक है। तो हमें देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है बाहु के हिसाब से। तो पहले 1s आता है, 2s आता है। एक बार चलो मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज मुझे स्कैडियम भरना है तो इसका मुझे फिल करना होगा, तो क्या भरोगे 1s2, 2s2 और ये 2p6, 3s2 और बच्चे आएगा 3p6। देखो इतने को आप क्या ना आर्गन लिख सकते हो। देखो 2 2 4 10 12 6 18 क्या लिख सकते हो, आर्गन। तो हम इतने के बजाय इसको रिप्लेस कर सकता हूं आर्गन से, कर सकता हूं ना। अब देखो इसके बाद भरोगे तो 18 भर गया, यानी 18 के बाद क्या ना कि इसके बाद 3p6 के बाद 4s2 आता है, 4s2 के बाद सिर्फ 3d आता है बच्चे। तो देखो मेरा इसमें लॉजिक ये है कि पहले आप 3d को लिखोगे, क्या लिखोगे, 3d को लिखोगे, इलेक्ट्रॉन भरोगे d में यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी s में इलेक्ट्रॉन को भरोगे लेकिन लिखोगे पहले d को। तो देखो मैं इतने को इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूं, आर्गन लिख सकता हूं। यहां तक एग्री करते हो, आर्गन यार 18 हो गया और इसको लिख सकते हो 3d1 और बेटा ये हो जाएगा 4s2। देखो इसमें मेरा शॉर्ट ट्रिक कैसे पकड़ो समझो, क्योंकि अब ये सब चीजें आपको क्लास 11th में नहीं जाना है, समझो। तो 18 ये हो गया, एस में कितना 2, तो 18 2 20 और डी में कितना बच्चे हो गया 21 हो गया, समझो डी में बच्चा कितना हो गया 21 हो गया, डन हो गया यहां तक। तो 18 2 20 20 1 21 हो गया, डन। अब तुम्हें सपोज बेटा 22 भरना है, तो 18 2 20 तो फिक्स ही रहेगा, यानी क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन क्या ना 10 भर सकते हो। तो इसका देखो मेरा गोल्डन ट्रिक ये है कि जैसे एटॉमिक नंबर होगा वैसे डी में इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 21 है तो D1, 22 है तो D2, 23 है तो D3 और 24 थोड़ा एक्सेप्शनल है बच्चे। देखो मैं इसको क्या ना फुलफिल कर देता हूं, और मेरे साथ साथ फुलफिल कर लो। तो बच्चे इसका आ जाएगा 3D1 4s2, इस वाले का बोलो 3D2 4s2, क्योंकि ये सब याद रखे रहोगे
तो मेरा इस चैप्टर का समझना आसान हो जाएगा बच्चों। वैनिडियम कितना हो जाएगा 3d3, ये सब यहीं पर आप पोस्टमार्टम कर लें इसका 4s2। क्रोमियम एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ पर 3d4 की बजाय 3d5 शो करेगा। क्या शो करेगा 3d5 4s2। आगे एज यूजुअल है 3d5 4s2। तो इसको कहना कि थोड़ा एक्सेप्शनल केस बना करके ऐसे बॉक्स बना दो। आगे देखो Fe बेटा ये शो करेगा 3d6 4s2। ये क्या शो करेगा 3d7 4s2। अब देखो जैसे क्या ना 28 है तो गेस करो 28 का मतलब 3d8 4s2। 29 एक्सेप्शनल केस है तो ये आपके पास क्या लिखोगे 3d8 4s2। और ये बच्चे ये हो जाएगा 3d10 हो जाएगा 3d10 4s1 हो जाएगा। यानी जो दो में इलेक्ट्रॉन है इसका वो कहाँ चला जाएगा डी में चला जाएगा, क्योंकि डी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 3d10 4s2। देखो एक बार फिर से अच्छे से रिकैप कर लो, मैंने क्या नोटिस कराया तुमको। मैक्सिमम देखो तुम्हारे सिलेबस में आयरन ये वाले ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोबाल्ट तो फेमस है बच्चे, कोबाल्ट को तो आपको घोल के पी जाना है। और कोबाल्ट में आपको खासियत बता चुका हूं, कोबाल्ट जहां भी दिख जाएगा 3 ही शो करेगा। क्या शो करेगा जी 3 ही शो करेगा। तो 3d7 4s2 बच्चे, 28 है ना 3d8 4s2। तो यही समझो कि FeCO ये सबसे फेमस है समझो। तो Fe बोले तो 26 3d6 4s2, CO बोले तो 3d7 4s2, Ni बोले तो 3d8 4s2। इतना समझ गए, इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा इसको देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद कैसे इसको आगे डील करते हैं। तो Fe2+ आ गया, तो अब देखो इसको कैसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आयरन जो कि एटॉमिक नंबर कितना शो करता है 26 शो करता है। तो 26 का मतलब क्या हो गया 3d6 4s2। इतना नोटिस कर लो बच्चा, 3d6 हो गया और बेटा क्या हो गया 4s2 हो गया। अब Fe पर कितना है 2+ है, तो Fe पर 2+ है ना, तो ये ऐसे लिखोगे, बात सही है यहां तक। तो 2+ का मतलब जानते हो S से क्या ना इलेक्ट्रॉन निकालना है। 24 अभी छोड़ दो, मेजोरिटी क्या ना कि मुझे 26 पे तो 24 आएगा ही आएगा, तो 24 जानते हो फिर क्रोमियम के हिसाब से हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन क्या है ना इसके हिसाब से निकालना है। क्यों, क्योंकि ये Fe मतलब ग्राउंड स्टेट है, Fe मतलब ग्राउंड स्टेट है। क्लियर हो गया ना। अब जब यहां पर Fe2+ है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या करोगे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अंडरस्टैंड हो गया। तो S में क्या है ना 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि S बैलेंस का इलेक्ट्रॉन है और D भी बैलेंस का इलेक्ट्रॉन है। तो जो लोवेस्ट एनर्जी होता है दैट इज S, सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है, उससे निकालो जिसका एनर्जी कम होता है। तो बच्चे इसके बाद इसका आंसर आएगा कितना आएगा 3d6 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। देखो ये पहला स्लाइड था कि बीबीटी के ऐसे क्वेश्चन को पहले आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। डन हो गया सभी को यहां तक। अब देखो इसका हम सेकंड स्लाइड में चलते हैं। अब इसको अच्छे से क्या करो हटा दो, थोड़ा खूबसूरत सा दिखे अच्छे से। जैसे मैं बता रहा हूं पेपर में ऐसे ही आपको डिक्टो लिखना है, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब बच्चे देखो इसको आ जाओ इस वाले स्लाइड पे आते हैं, जरा डिस्कस करते हैं। Fe2+ कितना आ गया 3d6 आ गया। डन। अब देखो इसके बाद Fe2+ 3d6 आ गया, ठीक है ना। Fe2+ आ गया 3d6 आ गया। अब देखो 3d6 का मतलब कुछ ऐसे है, इसको इधर लिखो बेटा Fe2+ और ये आ गया तुम्हारे पास 3d6 आ गया। देखो इसमें क्या ना ये डायग्राम यूज करते हैं, ये इसको मैं बोलता हूं डब्बे वाला डायग्राम। तो देखो डी सबसेल में टोटल कितने डब्बे होते हैं 5 डब्बे बच्चे होते हैं। तो इन 5 डब्बों को थोड़ा ऐसे सजा दो, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये वाला पोर्शन जो है यानी 1 2 3 4 5 हो गया, ये तुम्हारा क्या है बेटा, इसको ऊपर लिखो, ये 3D हो गया, ठीक। अब 3D के बाद देखो क्या आता है 4S आता है, तो 3D के बाद से ये 4S दिखा दो। आगे देखो बेटा क्या है ना 4P आता है बच्चे, 3D के बाद से 4S और ये क्या शो करेगा आगे 4P शो करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक 3D 4S और 4P। आगे देखो 4D भी आएगा, इनको भी दिखा के छोड़ दो, इनका कोई काम नहीं है, ऐसे फॉलो करना है मेरे को। अब जरा नोटिस करो, अब लिगेंड्स का नेचर क्या है, लिगेंड साइनाइड है समझो। लिगेंड कैसा है साइनाइड है, तो इसमें लिखोगे साइनाइड, लिगेंड इज साइनाइड, ठीक है। लिगेंड इसमें बच्चे कैसा है साइनाइड है। अभी देखो मैंने साइनाइड का नेचर लिखवाया है,
साइनाइड कैसा लिगेंड शो करता है? SFL, विच इज SFL, विच इज SFL। अब SFL का मतलब है पेयरिंग टेक प्लेस। क्या लिखोगे इसमें? पेयरिंग टेक प्लेस। बच्चों इसमें क्या लिखोगे? पेयरिंग टेक प्लेस, पेयरिंग टेक प्लेस, ये पेयरअप करा देगा। ओके, इसमें एक पॉइंट जरा और नोटिस करो। देखो डी में कितना इलेक्ट्रॉन था? 6। तो पहले डी में इलेक्ट्रॉन को भर दो। कैसे? पहले इसको भर दो। तो आप बाहु के बाद क्या ना हुंस रूल आता है। हुंस रूल ये कहता है कि पहले डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, तब फिर क्या करोगे? पेयरिंग कराओगे। तो पहले क्या भरोगे? एक एक भरोगे इलेक्ट्रॉन को, भर दिए अच्छे से। फिर क्या करोगे? छठवां इलेक्ट्रॉन पेयरअप करेगा, कुछ ऐसे पेयरअप करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये सब भरने के बाद लिगेंड यानी साइनाइड है विच इज SFL है, क्या करेगा? पेयरिंग टेक प्लेस कर लेगा। अब जब पेयरिंग टेक प्लेस करेगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? पेयरअप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? पेयरअप हो जाएंगे। तो देखो कैसे होगा। अब फिर से क्या ना इसको ऐसे बनाओ। यही इस क्वेश्चन का कला है, समझो बच्चे। अगर ये समझ गए तो समझो तुम्हारे 2 नंबर झोली में आ गए, फिक्स हो गए, समझो कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखो, आगे छोड़ दो, आगे जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चे। अब देखो इसमें तो ये 3D है और ये 4s है और ये क्या है जी? 4p है। अब देखो इसमें पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है ना। ऑलरेडी क्या ना इससे जब पेयरअप करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये वाला इसमें चला गया, ये वाला इसमें आ जाएगा। तो देखो जरा गिन लो, 3d6 भर गया ना। अब देखो 2 डब्बा खाली हो गया ना बेटा, 2 डब्बा खाली हो गया। अब जरा नोटिस करो, साइनाइड यहां दिख रहा है लिगेंड्स ना, यानी एक लिगेंड के पास जनरली या लोन पेयर जो होता है बच्चे, लोन पेयर जो स्पेशली होता है, एक लोन पेयर क्या ना, यानी एक देखो इसमें तो जो दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, 2 स्पिन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक साइनाइड क्या ना एक डब्बा यूज करेगा, एक साइनाइड एक डब्बा यूज करेगा, तो मतलब एक वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज करेगा। मतलब जिसमें 6 साइनाइड जो बॉन्ड बना रहा है ना, 6 साइनाइड जो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसमें जो डी ऑर्बिटल्स के जो वैकेंट है उसके 6 डब्बा वो यूज करेगा। मेरी बात समझ पाए? जरा देखते हैं। तो देखो यहीं से खाली डब्बा दिख गया, तो एक साइनाइड इसको यूज करेगा, अगला साइनाइड ये लेगा, अगला साइनाइड ये, अगला साइनाइड बेटा ये, और अगला साइनाइड ये, और अगला साइनाइड ये। कहने का मतलब एक जो लिगेंड्स है डी ऑर्बिटल्स का एक डब्बा यूज करता है, एक लिगेंड्स जो है डी ऑर्बिटल्स का एक डब्बा यूज करेगा, क्योंकि एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक लिगेंड्स पर्टिकुलर एक डब्बा यूज करेगा। यहां तक समझ पाए? अब देखो इसको बनाना सीख गए, क्वेश्चन निकालना सीख गए। जरा देखो कैसे। तो बच्चे ये वाला जो पैटर्न तुम्हारा दिख रहा है ना, इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो जी? हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखो यहां देखो डी का कितना है? 2, तो क्या लिखोगे? D2। एस कितना? 1, तो ये हो जाएगा D2sp3, 3 यूज किया गया बच्चे ना, तो क्या लिखोगे? D2sp3। अब जरा टेबल चेक करके बताओ, प्रीवियस वाले में D2sp3 है तो क्या शो करेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल ये क्या है? ज्योमेट्री है। क्या है जी? ज्योमेट्री है। तो ये क्या शो करेगा? ऑक्टाहेड्रल शो करेगा। बताओ क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया ना? अब जरा नोटिस करो, अब जरा नोटिस करो, 3D वाले को बच्चे बोलते हैं n-1d बोलते हैं। 3D वाले को क्या बोलते हैं? n-1d। आओ साइड में जरा नोटिस करा देता हूं, आओ जरा फील कर लो। बेटा ये 3D है देखो, और ये क्या है ना 4s होता है। बात समझे? अब जरा नोटिस करो, n को क्या है ना 4 लिखते हैं, n को क्या लिखते हैं जी? मान लो सपोज n लिखे, तो 3 में क्या कर सकते हो भाई? n मान लो सपोज ये है, तो इसमें एक कम हो गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? n-1 ही तो लिख सकते हो। बात को समझ गए? तो लैंग्वेज में क्या मैंने यूज किया था? इफ n-1d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन देन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। या समझो कि n-1 जहां लिखे हो ना उसको 3D लिख दो। क्या लिख दो? 3D, थोड़ा और अच्छा फील आएगा समझो। यानी n-1d का मतलब 3D सबसेल, 3D सबसेल अगर यूज करेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन में अगर अंदर वाला यूज करेगा तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर क्या कहलाएगा जी? इनर ऑर्बिटल। तो इसमें क्या लिख सकते हो? इनर ऑर्बिटल।
क्या लिख सकते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या लिख सकते हो जी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो यहां तक क्लियर कर पाए बच्चे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये अंदर है ना बच्चे, तो अंदर वाले को लो स्पिन बोलोगे कि हाई स्पिन बोलोगे, क्या बोलोगे जी, लो स्पिन। क्या बोलोगे जी, लो स्पिन। तो बच्चों इसमें ज्योमेट्री क्या है ना, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, तो ज्योमेट्री अब फिक्स रहेगा इसका, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। अब देखो इनर है ना, देखो जरा ऐसे समझो, ये जो स्पिन तुम्हें दिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पिन इसको बोला जाता है बच्चों, स्पिन। तो जो ये स्पिन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, देखो एकदम कोपचे में आ गए, सिकुड़ गए ना, कम हो गए ना, तो कम को क्या यूज करोगे, लो स्पिन। तो अलग से नहीं भी आता है ना, तो डायग्रामवा को देख के फील कर लो, डायग्राम को देख करके नोटिस कर लो, अंदर है तो लो स्पिन। बेटा इसमें क्या लिखोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या लिखोगे जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो यहां तक समझ गए अच्छे से। अब क्या है ना कि जरा ये बताओ कि ये पैरा है कि डाया है, क्योंकि देखो सारे इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर्ड हैं, सारे पेयर्ड है तो डाया। पेयर्ड में डी छिपा है, पेयर्ड में क्या छिपा है जी, डी। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या शो करेगा, डाया मैग्नेटिक। क्या शो करेगा जी, डाया मैग्नेटिक। अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड होता बच्चे, अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक कहलाता बच्चे, क्या कहलाता है जी, पैरा कहलाता। तो पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है। और क्या इसमें कुछ बचा है, नहीं। अब देखो इसका म्यू निकाल लो, तो बच्चे इसका क्या निकाल लो, म्यू। देखो जब इसका म्यू निकालोगे तो म्यू का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है, मैग्नेटिक मोमेंट बच्चे, अंडर रूट n n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन लिखवाया है। एन इसमें बताओ क्या एक भी अनपेयर्ड है, नहीं है, तो इसका म्यू क्या आएगा, 0। भाई डायमैग्नेटिक का म्यू 0 ही आता है। डायमैग्नेटिक का मोमेंट क्या आता है जी, डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है बच्चों। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो तुमसे पेपर में क्या क्या पूछेगा, ये कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, इनर है कि लो स्पिन है कि डाया है, केवल तुमसे 2 पार्ट डिस्कस करने को बोलेगा। ये पैटर्न सीख गए ना, एकदम देखो ऐसे कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लिख के आओगे नंबर एकदम फ्रेश मिल जाएगा बच्चों। डन हो गया, तो इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद इसका एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा फील आएगा। तो ये देखो आपके पास सेकेंड वैरायटी है बीबीटी को, तो जैसे हम लोगों ने अभी पिछली वाले एग्जांपल में किया है, ठीक वैसे भी इसका भी क्या ना पोस्टमार्टम एक एक करके कर लिया जाए। समझ गए अच्छे से। तो बच्चों पहला इसमें स्टेप ये है, पहला स्टेप इसमें क्या है, पहले निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैंने तुम लोग अपने पुराने लेक्चर में बोला भी है कि कोबाल्ट जब भी आ जाए क्या शो करेगा जी, 3 शो करेगा, निकालो चाहे ना निकालो। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हो ना। देखो आप देखो कैसे नाराज हो जाओगे बच्चे, ये कोबाल्ट है ना, एक्स मानोगे, क्या मानोगे जी, एक्स। तो देख लो फ्लोरीन कितना शो करता है जी, माइनस शो करता है। कितने फ्लोरीन है, -6 है, तो लो भाई -6 होगा। कितना है राइट साइड में, 3 चार्ज है, ये देखो -3 + 6। अब यू ना बता पाओगे तो समझो कि बेकार है पढ़ना। भाई 3 आएगा, कोबाल्ट मेटल है, कोई -3 मत बोल देना, क्योंकि मेटल पे चार्ज क्या होता है जी, प्लस होता है। मेटल पे चार्ज प्लस होता है, मेटल का जो पॉजिटिवनेस शो करता है ना। अब देखो एक्स पर कितना आ गया, 3 आ गया। कैसे लिखोगे केमिस्ट्री में इसको, ऐसे लिखा जाएगा ना, कोबाल्ट पर 3+। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है ना, 27 होता है। क्या होता है जी, 27। तो पहले CO27 को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 3d7 4s2। जैसा एटॉमिक नंबर वैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 27 का मतलब 3d7 4s2। ये 7 देखो कैसा लिखा गया था। अब जरा चलते देखो, अब CO पर क्या है ना, 3+ निकालना है। तो देखो S से 2 D से 1, तो कैसे लिखोगे, 3d6 की तरह लिखा जाएगा। देखो पुराने तरह आ गया पैटर्न। आ जाओ इस वाले स्लाइड में, तो पहले 3d6 को ऐसे दिखा दो डब्बे वाले डायग्राम की तरह। तो बेटा ये 3d6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा जी, 4s हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या आएगा जी, 4p। इसके बाद ये आगे वाला भी बना के दिखा देना, 5 डब्बे बना के छोड़ देना। अब जरा देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो देखो पहले मिस्टर भरेंगे, पहले क्या भरेंगे, मिस्टर। देखो अप साइड वाले को मैं मिस्टर बोलता हूँ, डाउन साइड वाले को मिसेस बोला जा सकता है।
ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर 6 भरना है, तो इसमें आ जाएगा मिस्टर एंड मिसेस इलेक्ट्रॉन। डब्बे में कौन भरा जाएगा जी? मिस्टर एंड मिसेस इलेक्ट्रॉन। मिस्टर बोले तो अप साइड है और डाउन साइड वाला मिसेस इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ लोग बोलेंगे बताओ इलेक्ट्रॉनों का जेंडर आ चुका है बच्चों, ये सभी आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। तो लोग जो नॉन लिविंग थिंग वाले भी बॉन्ड बनाना शुरू कर दिए, तो लिविंग थिंग में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, कंपटीशन आ जाएगा लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग में। खैर एनीवे इधर देखो, देखते हैं कैसे करना है। तो 3D6 आ गया बच्चों ना, 3D6 आ गया। अब देखो इसमें क्या सोचोगे कि फ्लोरीन का नेचर कैसा है। भाई फ्लोरीन कैसा लिगेंड्स है? वीक फील्ड्स लिगेंड्स है। तो जितने भी हाइलोजेंस है, जितने भी हाइलोजेंस होते हैं, दीज आर द वीक फील्ड लिगेंड्स। हाइलोजन में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो फकल बरैयट के अलावा बेटा फिर कल बाहर आई आंटी, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है समझो। चलो आगे देखो बच्चे, फिर कल बाहर आई आंटी। इसमें आंटी को हटा देना है क्योंकि आंटी कंपाउंड्स नहीं बनाती बच्चों। आई बात समझ में ना। फिर कल बाहर आई आंटी, इसको ये हटा देना बच्चों। क्लियर हो गया ना। अब जरा देखो, तो इसमें WFL है, तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे? पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस। क्या लिखोगे? पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस। ओके, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस। यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चे देखो इसमें, इसको हटाओ पहले। अब देखो वेट बच्चों, यहां देखो WFL पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है ना। तो जैसे दिख रहा है फिर से इसको कॉपी कर दो। जैसे दिख रहा है ना, फिर से क्या करो? कॉपी कर देना है, क्योंकि इस बार की फ्लोरीन में इतना लिगेंड्स में दम नहीं है। फ्लोरीन के लिगेंड्स में इतना दम नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या ना आपस में पेयर अप करा दे, इसलिए इसको WFL बोला गया है। इसलिए इसको क्या बोला गया है जी? WFL बोला गया है। यही आपको समझना है। मतलब लिगेंड्स पहचान गए और पेयरिंग ना कराना सीख गए। केमिस्ट्री समझो सीख गए। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद वैसे भी लोगों का बॉन्ड मजबूत हो जाता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। देखो सही है ना यहां तक। तो इस बार पेयरअप नहीं हुआ। अब इस बार पेयरअप नहीं हुआ तो क्या इसका ज्योमेट्री वगैरह प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे? कर सकते हैं। देखो इस बार डब्बा यहां खाली है, तो यहां जाके इसमें क्या करेगा? लिगेंड्स ऑक्युपाई होगा। तो ये फ्लोरीन हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। कितना फ्लोरीन है जी? 6। तो 6 डब्बा यूज करेगा। कितना यूज करेगा? 6 डब्बा यूज करेगा। तो देखो ये डब्बे कुछ ऐसे यूज कर लिए। अब जरा डब्बे को देख के बताओ, ये बेटा 4s होता है, ये क्या होता है? 4p, ये क्या होता है जी? 4d। तो इसमें लिखोगे पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। क्या शो करेगा जी? ऑक्टाहेड्रल। भाई D2 sp3 हो या sp3d2 हो, उसका एक ही ज्योमेट्री का आंसर है ऑक्टाहेड्रल। बताओ देखो ये बाहर का डी यूज किया है ना, मतलब ये बाहर का डी यूज हुआ है ना, तो क्या बोलोगे? आउटर। आउटर है तो हाई। गजब बच्चों। इसको क्या लिखोगे जी? आउटर। क्या लिखोगे? आउटर ऑर्बिटल, ठीक है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन है? अब तो लिख ही दिए हैं तो क्या बताने की जरूरत है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बच्चों, क्या है ये? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब बताओ ये पैरा है कि डाया है? बेटा ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। बधाई हो, ये क्या है जी? पैरा मैग्नेटिक, ठीक है ना। अब बताओ इसमें म्यू कितना आएगा? कैसे निकालोगे? म्यू निकालने का तरीका ऐसे है, N+2 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर हो गया। N देखो कितना है इसमें जी? 4 अनपेयर्ड है, तो वैल्यू क्या रख दोगे? 4 बेटा। क्या रख दोगे? 4 रख दोगे। तो इसमें N कितना है बच्चों? 4। तो 4 के हिसाब से देखो ये ठोक दो यहाँ पे, 4+2, जरा सॉल्व करो। 6 चौके 24 √24, ये आ जाएगा बोहर मैग्नेटॉन। अब देखो इसका निकालने का तरीका, 25 का स्क्वायर बेटा 5 आता है, 16 का कितना? 4। तो 4 से ज्यादा 5 से कम, तो मेरा देखो जुगाड़ क्या कर दोगे? 5.5 नहीं जी, 4.96 करोगे ना।
क्योंकि 25 से एक ही स्टेप दूर है ना बेटा, इसका आंसर आएगा 4.96 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ऐसे देखो कैलकुलेशन किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट या लेवल 2 जो एग्जांपल्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, ये मैंने डिस्कस किया है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6, क्या डिस्कस किया है? 6। अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बचा है और कलर वाला पोर्शन बचा हुआ है जो कि पेपर में चांसेस है ज्यादा। तो एनसीईआरटी में इसका मैं अगले वाले अपने वीडियो लेक्चर में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो इसमें 5-6 क्वेश्चन दिए हैं और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कलर वाले प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें।